हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। सो आई होप जैसे आपने टेस्ट ए अच्छे से परफॉर्म किया था एंड यू ऑल गाइज आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स। मैंने देखा आपके मैसेजेस, आप लोग रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट्स 15-20 दिन में आ जाएगा। बट आप रिजल्ट्स को छोड़ दीजिए, मेरे ख्याल से आपको टेस्ट बी की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जिसके अंदर इंटरव्यू है, रिसर्च प्रपोजल है और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बेस पे आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट होना है। सो कई स्टूडेंट्स ने बहुत मैसेज किए कि सर प्लीज़ रिसर्च प्रपोजल के ऊपर आप डिटेल टॉपिक हमको शेयर करिए, सो दैट कि इट विल बी फेमिलियर, बिकॉज अभी इंटरव्यू के बाद आपके पास चांस नहीं होता है, दिस इज़ योर लास्ट चांस। सो आई जस्ट डिसाइडेड टू गिव अ ब्रीफ व्यू। मैं आपको सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, एक रिसर्च सैम्पल प्रपोजल भी लास्ट में डालूंगा। और अगर आपको रिसर्च प्रपोजल लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मैसेज करिए, ड्रॉप करिए कि सर ये मेरा टॉपिक है और मेरे को रिसर्च प्रपोजल लिखने में दिक्कत आ रही है। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद इन अ लिमिटेड टाइम, सो दैट कि आपका जो इंटरव्यू है वो बिल्कुल भी ख़राब ना हो। सो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। मैं बहुत ही कम टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दूंगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई रिक्वेस्ट यू, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हम आगे बढ़ते हैं रिसर्च प्रपोजल के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पे। सो देखिए, सबसे पहली चीज़ आती है कि रिसर्च प्रपोजल क्या है। तो जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है रिसर्च प्रपोजल, सो प्रपोजल वर्ड सुन के आपके दिमाग में क्या आता है। प्रपोजल जैसे सबसे पहले सबके दिमाग में आता है कि शादी का प्रपोजल। सो कोई प्रपोजल आता है हमारे पास, सो हम लोग दिमाग में पहले क्या एक सीन मेकअप करते हैं, लाइक कि क्या चीज़ें हैं उस फैमिली के साथ हमको टर्म्स बनाने हैं कि नहीं, वो ये कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। सो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ एक शादी के प्रपोजल के लिए, करेक्ट। तो इस टाइप के कुछ भी प्रपोजल होते हैं। हमारा एक प्रपोजल है घर बनाने का, सो हम एक फ्यूचर प्लान सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं कि हम यहाँ पे घर बनाएंगे तो हमारा ये फ्यूचर सेट होगा, हम इतने एरिया में बनाएंगे, इसमें ये चीज़ बनाएंगे। सो वो हमारा फ्यूचर गोल होता है, एक प्रपोजल होता है। हमको कार खरीदनी है तो उसके लिए एक प्रपोजल होता है कि अगर मैं ये कार लूँगा तो मैं 4-5 साल के लिए इस चीज़ से फ्री हो जाऊँगा, 10 साल के लिए इससे फ्री हो जाऊँगा, सो एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रपोजल क्या होता है। तो रिसर्च प्रपोजल भी कुछ इसी टाइप के प्रपोजल्स होते हैं और ये रिसर्च प्रपोजल कई चीज़ों में यूज़ हो सकते हैं। सपोज आप मास्टर में एंटर कर रहे हैं तो मास्टर के फाइनल ईयर में जो डेजर्टेशन होती है, थीसिस होती है, उसमें भी आप एक रिसर्च करते हो। एक छोटा सा टॉपिक होता है बट वो भी एक रिसर्च प्रपोजल होता है। पीएचडी इंटरव्यू जो सेकंड टेस्ट आप टेस्ट बी देने वाले हो, उसके अंदर रिसर्च प्रपोजल होता है। फिर आप जब पीएचडी ख़त्म कर लेंगे या पीएचडी कर रहे होंगे तब आप एक प्रपोजल डालेंगे फंडिंग एजेंसीज को फंडिंग के लिए, सो वो भी एक रिसर्च प्रपोजल होता है। सो वो आपका एक प्लान होता है कि आप किस तरीके से आगे प्लान में क्या काम करने वाले हो, तो आपकी ये स्टडी को डिफाइन करता है। सो जैसे जैसे ये स्टडीज़ को डिफाइन करता है तो उसमें कैसे आपको प्रेजेंट करना है पीएचडी वाले में, या कितना शॉर्ट होना चाहिए, या उसके अंदर क्या चीज़ें मिसिंग नहीं होना चाहिए, तो वो एक इफेक्टिव रिसर्च प्रपोजल होता है। सो मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स किसी भी चीज़ के लिए एक कुछ मेन चीज़ होती हैं और बाकी उसके फिलर्स होते हैं। सो अगर आपके प्रपोजल के अंदर जो काम की 3 चीज़ हैं वो अगर प्रेजेंट हैं, सो डेफिनेटली योर प्रपोजल विल रॉक एंड यू विल गोइंग टू रजिस्टर फॉर योर पीएचडी। मैं बता रहा हूँ, आपको कुछ भी दिक्कत हो रिसर्च प्रपोजल में, यू जस्ट ड्रॉप योर मैसेज, आई एम देयर 24/7 टू हेल्प यू कि आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन हो जाए। तो देखिए, इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पीएचडी ये रिसर्च प्रपोजल के अंदर क्या है। सबसे पहली चीज़ है इशू, व्हाट प्रॉब्लम डज योर रिसर्च एड्रेस, रिसर्च डिज़ाइन और उसके बेनिफिट। अब आप बोलेंगे सर ये क्या है, ये तो हमको सब ऊपर से निकल गया, टॉपिक तो अच्छा लगता है, आपने कई लेक्चर्स ऑनलाइन सुने होंगे रिसर्च प्रपोजल के अंदर, बट उसको सुनने के बाद आप अपना रिसर्च प्रपोजल नहीं बना पाए होंगे, मैं गारंटी लेता हूँ। और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप अपना रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे और आप मुझे भेजेंगे एंड आई विल करेक्ट यू एंड आई विल हेल्प यू टू फाइनलाइज योर रिसर्च प्रपोजल। तो देखिए, पहले रिसर्च प्रपोजल में आपका इशू होना चाहिए, आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं।
देन उसकी रिसर्च डिज़ाइन और उसके बेनिफिट। दैट शुड बी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर कि आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसके क्या फ़ायदे होने वाले हैं। देखिए कई रिसर्च ऐसी होती हैं जिसका कि कोई बेनिफिट नहीं होता सोसाइटी को, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं होता, या उसके कोई इम्प्लीकेशंस नहीं होते कि जिसको हम करने के बाद हम ये पब्लिक में इसके सिग्निफिकेंस दिखा पाएँ। वो जस्ट एक मैंने मॉलिकुलर देखा, रिसेप्टर्स वहाँ बाइंड करता है तो कैल्शियम ऊपर नीचे जाता है, मैंने अंदर का चीज़ देख लिया, बट उसको देखने के बाद हमने क्या किया, कोई एप्लीकेशन नहीं है। सो आपका प्रपोजल ऐसा नहीं होना चाहिए, बेनिफिट ज़रूर होना चाहिए। मैं आपको डिटेल में कुछ बेसिक पॉइंट्स बताता हूँ कि देखिए रिसर्च प्रपोजल के अंदर टाइटल, बैकग्राउंड, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, रैशनल एंड कंटेंट, मेथोडोलॉजी, प्लान ऑफ वर्क, रिसोर्स, आउटकम, रिसर्च लेट। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत लंबा प्रपोजल हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये तो लग रहा है 15-20 पेज का प्रपोजल है। मैं अभी आपको स्लाइड्स में आगे दिखाऊंगा, सिर्फ 2 पेज का प्रपोजल आपको तैयार करना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपके रिसर्च प्रपोजल के अंदर होगी टाइटल। देखिए टाइटल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सो इस पर बड़े आराम से काम करना होता है, और टाइटल आपका बहुत ही सिंपल और क्लियर होना चाहिए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है, मीनिंगफुल शॉर्ट टाइटल। कुछ लोग होते हैं कि 3 लाइन का टाइटल चलता जाता है एंड यू कुड नॉट कंक्लूड कि ये बेसिकली बोलना क्या चाह रहा है। सो आपका जो टाइटल होगा दैट शुड बी अ मीनिंगफुल एंड अ शॉर्ट टाइटल। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक वो मिनी एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है, मतलब अगर किसी का बहुत बड़ा प्रपोजल है तो आप उसके टाइटल देख के समझ जाओगे कि व्हाट दैट पर्सन इज गोइंग टू डिलीवर। इट शुड बी क्लियर, इतना कंफ्यूजिंग ना हो कि हेडिंग्स देन उसी के अंदर सब मैकेनिज्म चलते चले जाएं। वेरी कंसाइज, क्लियर एंड इट्स अ मीनिंग और इन अ शॉर्ट टाइटल। तो देखिए टाइटल के बाद उस प्रपोजल के अंदर जो उसका पर्पस है, वो आप क्यों कर रहे हो, वो स्टेटमेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप जिस भी टॉपिक के हैं, हो सकता है मेरे कुछ लिसनर्स जो हों वो एग्रीकल्चरल फील्ड के हों, कुछ मेडिकल के हों, कुछ पॉलिटिकल साइंस के हों, कुछ लॉ के हों, कुछ इंजीनियरिंग के हों। तो देखिए आपका जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पे आप काम करना चाहते हैं वो वेरी करेगा। सो आई कैन नॉट कंक्लूड सबके लिए। तो आपको उस टॉपिक पे पहले लिटरेचर रिव्यू करना है कि वो काम कहीं सारे लोग तो नहीं कर चुके, तो आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। कीप देन ऑन ट्रैक थ्रू आउट योर प्रपोजल, मीन्स आपने जो भी लिटरेचर सर्च किया है वो रेलिवेंट हो और आपके प्रपोजल में दिखना चाहिए। तो किस तरीके का लिटरेचर सर्च मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैं आपको बहुत सिंपल से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप अपने टॉपिक से कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि आप ये इमेज देख रहे हैं, इस इमेज में जो बोन दिखा रखा है ये इम्प्लांट्स हैं, जो आपने देखे होंगे जब बोन फ्रैक्चर होता है तो जॉइंट में इम्प्लांट्स डाले जाते हैं, तो ये वो इम्प्लांट्स हैं। तो अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बताता हूँ कि जब ये इम्प्लांट्स ऐड किए जाते हैं सर्जरी के टाइम पे ऑर्थोपेडिशियंस के साथ, तो उसमें इन्फेक्शन होता है, और इन्फेक्शन सबसे बड़ा रीज़न है इम्प्लांट्स की सर्जरी के फेलियर का। ठीक है, तो अब क्या होता है उसमें, जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बायोफिल्म बनती है, डॉक्टर उसमें एंटीबायोटिक्स चलाता है, करेक्ट, उसको किल करने के लिए। और सिचुएशन ये आ जाती है कि वो एंटीबायोटिक चलते चलते बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। आपने एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट पढ़ा होगा, बहुत ही बड़ा, बहुत ही वाइड टॉपिक है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि वो जब रेजिस्टेंट हो जाता है तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती और वो इम्प्लांट फेलियर हो जाता है। सो उसके अगेंस्ट एक थेरेपी है बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरसेस अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो अब मैं आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि मैंने एक टॉपिक लिया कि मैं बैक्टीरियोफेजेस निकालूंगा और जो इम्प्लांट्स होते हैं उन इम्प्लांट्स पे जो बैक्टीरिया आ रहे हैं जो कि ड्रग से नहीं किल हो रहे हैं, मैं अपने एक्स कंपाउंड दैट इज बैक्टीरियोफेज उनसे किल करूंगा।
तो मेरा स्टेटमेंट प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो दुनिया में लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं उन एंटीबायोटिक्स का कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। दिस इज द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो आपको भी एक ऐसा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कंक्लूड करना है अपने टॉपिक का, फिर उसके एक सॉल्यूशन सजेस्ट करना है, उसके बेस पे ऑब्जेक्टिव्स होंगे और आपका रिसर्च प्रपोजल डिपेंड करेगा। तो देखिए, अब इस चीज़ को करने के लिए मैंने एक एक्सटेंसिव लिटरेचर पढ़ा, लिटरेचर सपोर्ट किया अपनी हाइपोथेसिस के लिए कि एंटीबायोटिक्स चलते हैं बट बैक्टीरिया किल नहीं होता। तो इस तरीके से मैंने उसको पढ़ के अपना वर्क एक्सटेंड किया कि जिससे कि ये जो लोग गलतियां कर रहे हैं, कंटिन्यूस ड्रग्स दे रहे हैं, उससे बेटर है ये बैक्टीरियोफेज जो XYZ आपके लिए नहीं समझ आएगा बैक्टीरियोफेज, तो वो मैं उस तरीके से उसको ट्रीट करूंगा। सो दिस इज द यूनिकनेस। तो आपका लिटरेचर सर्च ऐसा होना चाहिए कि वो यूनिक हो उस प्रोजेक्ट के लिए, करेक्ट। तो देखिए, जो अच्छी लिटरेचर रिव्यू होती है उसका एक बहुत ही क्लियर फनल शेप्ड तरीका होता है। तो आप जो पहला उसके अंदर डिटेल डालेंगे दैट शुड बी मोस्टली अवेयर विद द रीडर। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हड्डियों के बीच में इम्प्लांट्स डलते हैं वो आपको पता होगा, बट उस इम्प्लांट से जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है शायद ये ना पता हो। फिर मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको लिटरेचर सर्च के बाद ये एडअप करूंगा कि उन इम्प्लांट्स की वजह से जो मैक्सिमम थेरेपी फेल होती है बिकॉज ऑफ दिस एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंट, ये भी लोगों को नहीं पता होगा। अब मैं इस तरीके से फनल शेप में आऊँगा और लास्ट में रीडर्स को वो चीज़ बताऊँगा जो रीडर्स को नहीं पता होगा कि एक बैक्टीरियोफेजिस एक ऐसी थेरेपी है जिसके बेस पे मुझे एंटीबायोटिक नहीं देनी पड़ेगी। सो गॉट इट। लिटरेचर सर्च का ये एक तरीका है, आपको अपने फील्ड से इंट्रोड्यूस करना है। पहले ब्रॉड फोकस, अगर आप एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, आप IT में काम कर रहे हैं, तो पहले आप मेन चीज़ बता दीजिए अपने फील्ड की, उसको फिर हल्के हल्के उसकी प्रॉब्लम्स लेके आइए, क्या सॉल्यूशन के ऑप्शंस हैं वो लेके आइए, फिर आप जो सॉल्यूशन कर रहे हैं, गॉट इट। अब आप फोकस करिए कुछ स्पेसिफिक फील्ड ऑफ इंटरेस्ट का जो कि अवेलेबल है, वो लोग कर रहे हैं बट उसके भी प्रॉब्लम आपको गिनाने हैं, और उसके बाद आपको वो गैप एनालिसिस करके अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना है। दैट विल क्रिएट अ यूनिक रिसर्च प्रपोजल फॉर यू। आई होप दिस शुड बी वेरी क्लियर टू एवरीवन कि ये फनल पॉइंट ऑफ सिस्टम है, जिस फनल पॉइंट ऑफ सिस्टम से आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी हाइपोथेसिस में देंगे। तो देखिए, इतना कुछ बताना मेरा सिर्फ एक ही पर्पस है कि जब आप रिसर्च प्रपोजल को माइंड मेकअप करें, ड्राफ्ट करें, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें क्लियर हों, बिकॉज इंटरव्यू पैनल कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। रेफरेंसिंग आपको बिल्कुल ही मतलब बहुत अच्छी रेफरेंसिंग होनी चाहिए, करंट लिटरेचर होना चाहिए, और जो भी आप पेपर्स ले रहे हैं दैट शुड बी पीर रिव्यूड आर्टिकल। कोई ऐसा नॉन रिव्यूड लिटरेचर नहीं लेना है जिसका कि इम्पोर्टेंस नहीं है, जो बिना किसी काम के पब्लिश हो चुका है, ठीक है। तो ये तो रही रेफरेंसिंग का स्टाइल। जो मैटर होगा वो प्लेगरिज्म फ्री होना चाहिए, कट एंड कॉपी पेस्ट मत करिएगा, सिर्फ 2 पेज का होगा। अभी मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ जिसको देख के आपको समझ में आएगा, उसी के बेस पे आपके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनेंगे और निकल के आएगा एक रिसर्च प्रपोजल, जिसमें सिर्फ मेथोडोलॉजी में आपको काम की चीज़ें डालनी हैं, जैसे कि मैं इंस्ट्रूमेंटेशन में क्या करूँगा, डेटा एनालिसिस करूँगा, कुछ मॉलिक्यूलर टेक्निक्स हैं उनको लगाऊंगा, सैंपल कलेक्ट करूंगा, फिर जस्टिफाई करूंगा। इस तरीके से मेथोडोलॉजी डिफाइन करनी होती है। आपके काम जो आप रिसर्च प्रपोजल के अंदर प्रेजेंट कर रहे हो साइंटिफिक कम्युनिटी को, इंटरव्यूअल पैनल के अंदर, वो टाइम एक बहुत ही परफेक्ट टाइम होना चाहिए, करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए कि कितने ऑब्जेक्टिव्स आपके कितने टाइम में कंप्लीट हो जाएंगे। बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर प्रोफेसर ये चाहता है कि आप अपने काम को टाइमली ख़त्म कर दें।
करेक्ट। सो दैट अब आप इस टॉपिक को देखिए, इसको देखने के बाद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए मैंने एक टाइटल रखा, बैक्टीरियोफेज an imperative way to tackle with biofilm formation and fight against microbial infection during prosthetic joint implant। मीन्स बैक्टीरियोफेज की थेरेपी हम करना चाह रहे हैं प्रोस्थेटिक जॉइंट इम्प्लांट के अंदर। अब आप ये देख रहे हैं इंट्रोडक्शन। देखिए जो इंट्रोडक्शन है ना, ये कहने के लिए इंट्रोडक्शन है, इसके अंदर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। देखिए स्टार्टिंग में मैंने जो डिटेल में डिफाइन किया कि इतने मिलियन ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड, यूएसए के अंदर सिर्फ 3,32,000 हिप रिप्लेसमेंट हो रहा है, 7,19,000 नी रिप्लेसमेंट, मतलब इतना सारा मैंने डेटा दिया जो कि ब्रॉड है, सबको पता है। अब मैं उसको फनल शेप में लेके आता हूँ कि द नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू रीच इतने स्टूडेंट 2030 में मैंने एक डेटा दे दिया कि इतना हो जाएगा। अब मैंने उसमें एक प्रॉब्लम बताई कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है बैक्टीरिया, जब इम्प्लांट एसोसिएटेड इन्फेक्शन। मैंने प्रॉब्लम बतानी शुरू करी और उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट मैंने ये बताया कि बैक्टीरिया कॉलोनाइज हो जा रहा है और उसका कोई ऑप्शन नहीं है। लोग एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, वो रेजिस्टेंट। तो ये एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इम्प्लांट्स के लिए, जिसमें कि इतने सारे बैक्टीरिया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। सो मैंने एक इंट्रोडक्शन लिया, थोड़ा सा डिटेल बताया वर्ल्ड वाइड क्या चल रहा है, फिर मैंने प्रॉब्लम बताई और उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन सजेस्ट किया। देखिए अब मेरा आ गया ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव मेरा है वो प्रेजेंट स्टडी का फोकस ऑन बैक्टीरियोफेज थेरेपी। जो थेरेपी मैं किसको दूंगा, जो एमडीआर के स्ट्रेन्स मिलेंगे मुझे इम्प्लांट्स वाले पेशेंट्स से। ठीक है, तो जो मैं एमडीआर और एक्सडीआर जो बैक्टीरिया है उनके स्ट्रेन्स लूंगा और उन पे अपनी थेरेपी देके उनको ठीक कर दूंगा विदाउट एनी मेडिसिन। सो दिस इज अ यूनिक थेरेपी। आपने ड्रग नहीं दी, पेशेंट्स को ठीक कर दिया और ड्रग भी नहीं दी। नाउ कम्स द मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में जो भी आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आ रहा है, जिसके बेस पे आपका काम सपोर्ट कर रहा है, आप वो डाल दीजिए और फिर उसके बाद उसके इम्प्लीकेशंस की क्या फ़ायदे होंगे मेरे काम करने के, और सिर्फ 3 रेफरेंस। तो आपको समझ आया कि देखिए सिर्फ 2 पेज का, मैं एक ये है फर्स्ट पेज और फर्स्ट पेज के बाद ये है सेकेंड पेज। तो मैंने सिर्फ 2 पेज के अंदर ये एक रिसर्च प्रपोजल को फिनिश किया है। सो इसी तरीके के रिसर्च प्रपोजल आपको अलग अलग टॉपिक पे बनाना है और किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आ रही हो, सो आई एम रेडी टू हेल्प यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से ऑल द वेरी बेस्ट टू द स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। टाइम का वेट मत करिए, तैयारी आज से ही करिए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस इन एडवांस जो रेड एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट्स हैं और जो पास आउट होने वाले हैं, जिनके रिजल्ट आने वाले हैं, बिकॉज नो बडी एल्स विल स्टैंड अ चांस। जो आपको मिल रहा है मान के चलिए यही लास्ट चांस है और मुझे पीएचडी रजिस्ट्रेशन लेना है विद अ वेरी गुड इम्प्रेशन एंड अ गुड रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल ही नहीं बनाना है, उस पर काम भी करना है। उसके बारे में मैं टच में रहूँगा एंड डेफिनेटली विल हेल्प यू if I'll get a response from you guys. So thank you very much for watching this video till end. कोई भी क्वेरी हो, बना नहीं पा रहे हो, so I'll help you, just drop the message. Thank you and all the very best to everyone.